राहुल चतुर्वेदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में भाषा और साहित्य में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अध्यापन का काम वाराणसी से ही शुरू किया था और झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है। आपके कई शोध आलेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप ग्लोबल कोलोकीज के प्रधान संपादक हैं, जो एक सहकर्मी समीक्षित पीयर रिव्यूड अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। आपकी रुचि में भारतीय और दक्षिण एशियाई साहित्य, फिल्म अध्ययन और अनुवाद शामिल है। मैं अपूर्वानंद जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और इसके साथ में ही मैं आगे के संचालन की जो बागडोर है वो भी अपूर्वानंद जी को सौंपता हूँ। तो राहुल चतुर्वेदी आप शुरू कर सकते हैं। परम आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, मेरे गुरुतुल्य प्रोफेसर राजकुमार सर, गोपाल सिंह जी और यहाँ बैठे डॉक्टर आशुतोष सिंह जी, हमारे मित्र मुरली मनोहर जी और सभी साथी मित्रों, छात्र छात्राओं, नमस्कार। सबसे पहले मैं ईश्वर सिंह घोष सर जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ कुछ बोलने के लिए एक मौका दिया, मंच दिया, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं साहित्य अकेडमी छत्तीसगढ़, श्रीकांत वर्मा पीठ बिलासपुर, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी और दूरभाषी दास विश्वविद्यालय बिलासपुर के प्रति भी अपना आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ और हिंदी भाषा और साहित्य पर मेरी दखल लगभग 9 के बराबर ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अभी आगे राजकुमार सर को वक्तव्य देना है। जैसा कि सत्र का शीर्षक है हिंदी ज्ञानोदय, आधुनिकता और एक तरह का आत्ममंथन, तो मैं ज़्यादातर ध्यान जो मेरा होगा वो ज्ञानोदय और आधुनिकता के को लेकर के होगा और मैं बच्चों के दृष्टिकोण से उनको क्या क्या जानने की आवश्यकता है उस तरीके से मैं अपनी बात रखूँगा। और मैं जानता हूँ और कि मैंने राजकुमार सर की किताबें भी पढ़ी हैं, उन्होंने बहुत काम किया आधुनिकता पे, तो मैं जानता हूँ कि जो जितनी सारी बातें, जो बहुत सारी बातें छूट जाएंगी उसको राजकुमार सर इंक्लूड कर लेंगे। तो इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। तो पहला जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है शीर्षक देखने के बाद कि सर समय कितना होगा? 20 मिनट। तो पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि ज्ञानोदय और आधुनिकता का संबंध किसी भाषा से है या नहीं, और क्या हर एक भाषा की अपनी आधुनिकता होती है और हर एक भाषा का अपना ज्ञानोदय होता है। क्योंकि जो शीर्षक है वो है हिंदी ज्ञानोदय और आधुनिकता, तो हम एक तात्पर्य निकालते हैं कि हिंदी की आधुनिकता, हिंदी में ज्ञानोदय। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये पाते हैं कि अगर जो खड़ी बोली जिसको हिंदी आज हम कहते हैं, तो भारतेंदु जी से उसको हम कहते हैं कि पुनर्जागरण काल, कुछ लोग नवजागरण कहते हैं, और आधुनिकता का प्रश्न वहाँ से प्रारंभ होता है। पर उससे पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा और मैं वेस्टर्न मॉडर्निटी यानी पाश्चात्य आधुनिकता और इनलाइटनमेंट के संदर्भ में बात प्रारंभ करना चाहूँगा। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने खड़ा होता है वो ये होता है कि भाई इनलाइटनमेंट है क्या? और कांट का एक बहुत सुप्रसिद्ध निबंध है व्हाट इज इनलाइटनमेंट, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से डिफाइन किया है, बताया है कि ज्ञानोदय क्या है, इनलाइटनमेंट क्या है। और वो लिखते हैं, मैं पहले अंग्रेजी में कोट करूँगा फिर उसको ट्रांसलेट कर दूंगा जितना हो सकेगा, कि इनलाइटनमेंट इज मैन्स इमरजेंस फ्रॉम हिज सेल्फ इम्पोज्ड नॉलेज। यानी इनलाइटनमेंट जो है या जो ज्ञानोदय है वह सेल्फ इम्पोज्ड यानी अपने ऊपर थोपे गए या थोपी गई अवयस्कता से एक तरह की मुक्ति है। नॉलेज, इमेच्योरिटी भी आप कह सकते हैं, अवयस्कता कह सकते हैं, यानी अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना, एक माइनर की तरह ट्रीट करना। तो ज्ञान का तात्पर्य, और फिर वो नॉन एज को डिफाइन करते हैं, कांट उस ऐसे में, उस निबंध में वो नॉन एज को डिफाइन करते हैं और डिफाइन करते हुए लिखते हैं कि नॉन एज जो है वो
अपने विवेक को यानी अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को न प्रयोग कर पाने की एक स्थिति है। और उस स्थिति में क्या होता है कि हम अपनी संस्कृति को समझने के लिए, अपने को समझने के लिए, अपने समाज को समझने के लिए, खासतौर से खुद को समझने के लिए अपनी प्रज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते। सो बेसिकली नॉलेज जो है वो अपने अंडरस्टैंडिंग को प्रयोग या अपने विवेक का प्रयोग न करने की एक समस्या, इस तरीके से कांट उस अपने निबंध में कहते हैं। और उनका जो आर्ग्यूमेंट है, उनका जो तर्क है कि ज्ञानोदय तभी हो सकता है जब हमारे अंदर इस बात का साहस आएगा कि हम अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग अपने उत्थान, अपने समाज के उत्थान, अपने देश के उत्थान के लिए कर सकते हैं। उसको कहते हैं वो ट्रांसलेशन में कि हैव द करेज टू यूज योर ओन अंडरस्टैंडिंग। और ये क्यों नहीं हो पाता है, उसके वो कुछ कारण बताते हैं। उसमें से 2 कारण जो उन्होंने बताया है, जो बाद में जब मैं पढ़ता हूँ भारतेंदु जी का निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बड़े अच्छे से भारतेंदु जी ने भी उस कारण पे उसमें से एक कारण की भारतेंदु जी ने भी चर्चा की। तो 2 कारण जो कांट बताते हैं वो बताते हैं लेजीनेस एंड कावर्डिस, आलस पहला कारण बताते हैं। और आलस्य पे अगर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है हम पढ़ते हैं तो भारतेंदु जी ने भी आलस्य का रेफरेंस वहां दिया, आलस्य के बारे में लिखा। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि कैसे वही प्रश्न नवजागरण के पुनर्जागरण के कांट में जो है वो भारतेंदु जी में भी आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलेंगे। आलस भारत दुर्दशा नामक नाटक में भी इन सब पे काफी चर्चा हुई, मैं उस पर डिटेल में नहीं। तो एक है लेजीनेस और दूसरा वो कहते हैं कावर्डिस यानी कायरता। और उनका ये कहना है कांट का कि एनलाइटनमेंट के लिए सबसे जो इसेंशियल बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बात है फ्रीडम, स्वतंत्रता का प्रश्न जो है, यानी मुक्ति का प्रश्न इसको आप कह सकते हैं, मुक्ति भी कह सकते हैं, स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। और दोनों के अलग अलग मायने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुक्ति का प्रश्न अलग तरीके से लिखा जाता है, वैसे में फ्रीडम का प्रश्न अलग तरीके से लिखा जाता है। तो जो स्वतंत्रता का प्रश्न है वो इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट के सेंटर पे है, वो इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट के केंद्र पे है। और बेसिकली उसका आर्गुमेंट ये है कि कैसे मनुष्यों का निर्माण किया जाए कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने रीजन, अपने लॉजिक, अपने विवेक का प्रयोग पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं। तो वो 2 बातें करते हैं, प्राइवेट यूज ऑफ रीजन और पब्लिक यूज ऑफ रीजन। और सारा जो फोकस होता है कांट का वो बेसिकली फ्री थॉट पे, फ्री थॉट। तो ये बात जो है कांट कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि आधुनिकता को अगर हमको समझना है तो बिना इनलाइटनमेंट को समझे, बिना यूरोपियन रेनेसां को समझे हम वेस्टर्न मॉडर्निटी को नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैंने कांट की चर्चा की, क्योंकि मेरे हिसाब से कांट के विचार जो है वो थोड़े महत्वपूर्ण है, थोड़े उनके बैकग्राउंड की हमको आवश्यकता है। जब हम आधुनिकता पर आते हैं तो हम ये पाते हैं कि आधुनिकता को देखने के लिए आधुनिकता एक तरह से मेरे नज़र में एक तरह का क्रिटिकल टूल है और कई तरीके से इसको देखा जा सकता है। तो एक तो पहले हम लोग आधुनिकता को सोशियोलॉजिकली देखते हैं, और जब हम इसको सोशियोलॉजिकली देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद, शहरीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, डेमोक्रेटाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ये सब जो हैं वो आधुनिकता के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। और मैं इनमें डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सब लोग इससे सुपरिचित हैं। आप जानते हैं कि शहरीकरण क्या है, औद्योगिकीकरण क्या है, पूंजीवाद क्या है, और तमाम चर्चाएं होती रहती है, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सोशियोलॉजिकल कंडीशन, मॉडर्निटी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आधुनिकता जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तरह से वो क्या है, एक सोशियोलॉजिकल कंडीशन है। एक आयाम से देखें तो, एक दृष्टि से देखें। मॉडर्निटी को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, एक और तरीका उसको देखने का हो सकता है कि मॉडर्निटी फिलोसॉफिकली क्या है, दार्शनिक दृष्टिकोण से मॉडर्निटी क्या है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर मॉडर्निटी देखते हैं तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो स्लोगन थे, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन्स थे आधुनिकता के लिए। यानी समाज में समता, इक्वालिटी, समाज में स्वतंत्रता, जिसकी बात कांट भी कर रहे हैं, स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी का यहाँ हम लोग इंटर कम्युनल हार्मनी कह सकते हैं, विभिन्न समुदायों, विभिन्न समूहों के बीच में एक तरह का सामंजस्य हो, इस तरह की बात भी हो सकती है। और
जो पूरा प्रोजेक्ट है मॉडर्निटी का या जो इनलाइटनमेंट का पूरा प्रोजेक्ट है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका गोल क्या है? क्योंकि मॉडर्निटी आप सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रोग्रेस, उसका उद्देश्य है प्रोग्रेस, उसका उद्देश्य है विकास। और विकास किस चीज के लिए? विकास फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, कि किस तरीके से हम प्रयास करें कि मनुष्य जो जी रहा है कैसे कैसे अपने आप को सुखी बना सके, कैसे अपने आप को संपन्न बना सके, कैसे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, तमाम तरीके जो आप कह सकते हैं, उन तरीकों से अपने आप को हैप्पीनेस वो इंश्योर करा सके। तो ये चीज हम देखते हैं। तो एक हम मॉडर्निटी को, आधुनिकता को हम ऐसे फिलोसॉफिकली भी देख सकते हैं। अगर हम व्यक्तिगत तौर पे देखें तो उसमें हम ये पाते हैं कि मॉडर्निटी के डिस्कोर्स के कारण, आधुनिकता के डिस्कोर्स के कारण एक अलग तरह का समाज भी क्रिएट होता है जिसमें व्यक्तिवादिता बढ़ती है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, जो विचारक कहते हैं कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होगा वैसे वैसे जो पारंपरिक सामाजिक संरचना होगी, सामाजिक खाना पाना होगा, उसमें एक तरह का अलगाव होगा, बिखराव होगा। और जब हम टी.एस. इलियट की बहुत प्रसिद्ध किताब द वेस्टलैंड पढ़ते हैं और उसमें हम पाते हैं कि लगभग समाज कैसे स्पिरिचुअली बैरन हो चुका है। एक तरह से लेमेंट ही है, एक विलाप है, मुक्तिबोध अगर हम पढ़ते हैं हिंदी में, तो उसमें हम पाते हैं कि लगभग हर चीज जो है वो मैकेनिकल हो चुकी है। उसमें एक रेफरेंस आता है, टाइपिस्ट गर्ल का रेफरेंस आता है द वेस्टलैंड में। वो आती है ऑफिस से 10 से 5 काम करके आती है, लौटती है, उसका प्रेमी आता है, दोनों दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेमी चला जाता है, वो ग्रामोफोन बजाती है, गाना सुनती है। अब ये तो कविता में उन्होंने ऐसे लिख दिया, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इसका भाव क्या है? यानी सेक्स which is an act of love has become so mechanical। यानी काम वासना जिसमें प्रेम का एलिमेंट होना चाहिए वो पूरी तरीके से इतना मैकेनिकल हो चुका है कि इट्स लाइक एनी अदर एक्टिविटी। जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे पानी पीते हैं, जैसे आप उठते हैं बैठते हैं, वैसे एक लाइक लव मेकिंग में भी आपने आपको इंडल्ज किया। तो एक तरह का उसमें टी.एस. इलियट जो है वेस्टलैंड में उसकी बात करते हैं। या अगर थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो डॉरिस लेसिंग का एक उपन्यास है द गोल्डन नोटबुक। उसमें जिस तरह के कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, ऊपर परिवार रह रहा है, मतलब माँ और उसकी फ्रेंड रह रही है, और नीचे बच्चा रह रहा है, दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं। बड़ा वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना बिखरा हुआ समाज, कितना टूटा हुआ समाज, विघटन, विचलन, जो भी आप शब्द यूज कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं शब्दों की थोड़ी मेरी कमी है हिंदी में तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन जो आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। और आपको ये बात समझ में आएगी कि ये भी उसको अगर आप कहें तो जो मॉडर्निटी का जो प्रोजेक्ट था, इनलाइटनमेंट का जो प्रोजेक्ट था कि इंडिविजुअल को जो कि इनडिविजिबल है, जिसको आप बांट नहीं सकते, फर्दर नहीं टुकड़े में तोड़ सकते हैं, वो इतना टूट चुका है कि एक व्यक्ति के ही कई सारे टुकड़े हो चुके हैं। और वो अपने में अंतर मन में इतना टूटा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है कि वह अपने समाज में या अपने परिवेश में अपने आप को सहज नहीं पाता। तो एक अलग तरह का समाज वो क्रिएट हो रहा है, जिसको आप एटमाइजेशन भी कह सकते हैं, जहाँ हर आदमी अपने में एक संपूर्ण एटम अपने आप को समझता है। तो ये सब जो है एक तो व्यक्तिवादिता का हो सकता है, एटमाइजेशन हो सकता है, और इंडिविजुअल लेवल पे आप एक विघटन, विचलन, बिखराव, इन सब बातों को महसूस कर सकते हैं। अब हमको ये सोचना है कि आधुनिकता का जो ये फ्रेमवर्क है उसका विकास कैसे हुआ। ऐसे ही विकास हुआ जैसे मैं कह रहा हूँ, या ये सब हुआ, ये अच्छी बात है, खराब बात है, कैसे विकास होता है। तो जब हमने कांट की बात की तो हमको ये लगा कि नहीं, आधुनिकता हमारे समाज के लिए या हमारे परिवेश के लिए बहुत महती आवश्यकता है। और जब मैंने बाद में एटमाइजेशन और इंडिविजुअलाइजेशन की बात की तो ऐसा लगा कि जैसे आधुनिकता एक बहुत ही खराब चीज़ है और इसको हमको बिल्कुल, इससे हमको अलग होना चाहिए, इससे हमको अपने आप को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो मैं 2-3 लोगों के माध्यम से, थिंकर्स के माध्यम से, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, अपनी बात कहूँगा। पहला बात तो ये है कि मैंने आधुनिकता की ऑलरेडी व्याख्या कर दी है। तो आधुनिकता के कई सारे विरोध हुए और कई सारे उसके ऑफशूट्स निकले। तो पहला ये था कि 1945 के बाद, 50 के बाद
मॉडर्निटी का एक क्रिटिक पैदा होता है, आधुनिकता का एक क्रिटिक पैदा होता है, जिसको कि हम लोग उत्तर आधुनिकता के नाम से जानते हैं। और उत्तर आधुनिकता के जो प्रमुख विचारक हैं जैसे लियोटार्ड कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता जो है वो आधुनिकता के विकासवादी उद्देश्य को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि ऐसा नहीं कि समाज जो है बेसिकली जो हम जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं, उनकी किताब भी है डिफरेंट, जिसमें आइडिया उन्होंने ये प्रपोज किया कि जस्टिस जो है वो डेरिडा से गौर करते हुए कि डिफरेंट है, वो हमेशा एक रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में ही रहता है। या उन्होंने ये कहा कि इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, यानी एक तरह से मेटा नैरेटिव्स के प्रति हमारा मोह भंग जो है वो उत्तर आधुनिकता है, तो हम वहाँ आधुनिकता से अपने आप को अलग करते हैं। या बाउडलार्ड नाम का एक विचारक हुआ, बाउडलार्ड ने कहा कि आधुनिकता उत्तर आधुनिकता एक ऐसा डिस्कोर्स है या एक ऐसा समाज है जहां हम मीडिया सैचुरेटेड समाज में रहते हैं, यानी जहां हमारे चारों तरफ क्या है, इमेजेस, हम चारों तरफ इमेजेस से घिरे हुए। जैसे एक बड़ा सुंदर एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट से और अमेजॉन से कुछ सामान खरीद रहे हैं, जूता खरीद रहे हैं आप, जब आप जूते खरीदते हैं तो आप जूते का चित्र खरीदते हैं, जूते की इमेज खरीदते हैं कि जूता खरीदते हैं? तो हम तो जूते का चित्र देख के जूते खरीदना चाहते हैं। और फिर हमें ये पूछना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि जिस जूते का मैंने चित्र देखा और जो मैंने जूता खरीदा, क्या दोनों के बीच में कोई साचर है, कोई संबंध है, क्या उसी वो जूते का चित्र था कि नहीं था? और इस आधार पर वो कहते हैं, उनका बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है कि द गल्फ वॉर डिड नॉट हैपन, यानी गल्फ वॉर हुआ ही नहीं, यानी गल्फ वॉर जो हमने देखा, जो टीवी पे देखा, हमको वो वॉर समझ में आता है, हमको युद्ध समझ में आता है, जो वास्तव में युद्ध हुआ उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। यानी 9/11 के बारे में हम वो जानते हैं कि 2 बिल्डिंग्स थी, दोनों गिरी, वो चित्र हमारे दिमाग में है, उसके पहले की उसके बाद की, यानी हमारी जो जानकारी है वो बेसिकली मीडिया इंड्यूस्ड जानकारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनरेटेड जानकारी, यानी हम लोग मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड में हैं। एक दूसरे थिंकर हुए फ्रेडरिक जैक्सन, थोड़े करके मैं बातें बता रहा हूँ, 10 मिनट बचा हो, 5 मिनट, तो ऐसे बात चलती है। और फिर ये एक फेज है, तो आधुनिकता का एक क्रिटिक जो है वो पोस्ट मॉडर्निटी ऑफर करती है। एक और क्रिटिक आता है, और इसको आप कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी में भी एंटी मॉडर्निटी, एक अलग तरह की आधुनिकता, एंटी मॉडर्निटी हो सकती है। आप ऐसा भी समाज देखते हैं जहां री ट्रेडिशनलाइजेशन होता है, प्री मॉडर्निटी की तरफ इच्छा लोगों की होती है कि हम लोग वापस लौट जाएं। तो ये सब हो पाता है कि नहीं हो पाता, मैं उस बात को नहीं जानता, क्योंकि वो संभव डिस्कोर्स के लेवल पे हम कुछ भी संभव कर सकते हैं, लेकिन जीवन के स्तर पर जीवन तो कंट्राडिक्शंस का खेल है। हम लोग प्री मॉडर्न भी हैं, मिडाइवल भी हैं, मॉडर्न भी हैं। इसी भारत 2022 में कुछ लोग प्री मॉडर्न भी हैं, कुछ लोग प्रिमिटिव भी हैं, कुछ लोग मॉडर्न भी हैं, कुछ लोग एंटी मॉडर्न भी हैं, कुछ लोग पोस्ट मॉडर्न भी हैं। यानी समाज जो है अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग कैंप, एक वर्ड है वो भी यूज कर सकते हैं, कैंप्स, कई सारे कैंप्स हैं, और उन कैंप्स के बीच में एक नैरेटिव वॉर है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि 1992 के बाद भारत में एक नए तरह का समाज बनता है, जिसको हम लोग न्यू लिबरल कैपिटलिज्म कहते हैं, और उसका जो पूंजीवाद है वो अलग तरह का पूंजीवाद है। उसको समझने के लिए 2 नए फ्रेमवर्क इधर 10 सालों में डेवलप हुए हैं, उस पर इस दो लाइन चर्चा करना चाहता हूँ। वो एक आइडिया है, फ्रेमवर्क है प्रिकैरिटी का और एक वल्नरेबिलिटी का। तो प्रिकैरिटी, वल्नरेबिलिटी, दोनों ये कंसेप्ट्स कई थिंकर्स ने यूज किए। मैं जूडिथ बटलर की किताब है, बहुत फेमस किताब है, द प्रिकेरियस लाइफ। उस किताब में उन्होंने प्रिकैरिटी का आइडिया दिया, और उनका ये कहना, वल्नरेबिलिटी का भी आइडिया दिया। उनका कहना था कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हम लोग एक दूसरे पर फिजिकली डिपेंडेंट हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, और क्योंकि हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, हम लोग क्या है, हम लोग वल्नरेबल हैं एक दूसरे के। जैसे मान लीजिए मैं एक तरह का भय भी रहता है, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं से पहुंचेंगे, हालांकि डिस्टोपियन थोड़ा लग रहा है। जैसे मान लीजिए आप मुंबई रेलवे स्टेशन पे खड़े हों और अचानक बम धमाका हो जाए, ऐसा हुआ? ये हम लोग को रियल नहीं लगता था, लेकिन ऐसा हुआ। यानी एक अलग तरह का खतरा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको कि आप फेनेटिक्स कह सकते हैं, टेररिस्ट कह सकते हैं, वो आपके लिए खतरा। तो एक इस प्रिकैरिटी के समाज में क्या होगा कि आपको 2 फीलिंग्स आपके अंदर कॉन्स्टेंटली रहेंगे। एक रहेगा फियर, एक खतरा आपको महसूस रहेगा। आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आपके सामने वाला, क्योंकि स्ट्रेंजर जो है वो आपको नहीं पता है, मैं भी हो सकता हूँ, कौन जानता है। तो इस तरह का खतरा, एक तो फियर, और दूसरा जो है
एंजाइटी, यानी एक अलग तरह का समाज जिसमें कोई भी जो व्यक्ति है वो फियर और एंजाइटी दोनों से जूझ रहा है, और उसके कारण उसके अंदर एक तरह की वल्नरेबिलिटी जो है वो आ रही है। और उस समाज में क्या हुआ है कि उस समाज में हिंसा एक तरह से नॉर्म बन चुकी है, और उसमें हमको ये फील करना होता है कि हम लोग वी आर समथिंग अदर देन ऑटोनॉमस। और मैं इसी बात से अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम लोग, क्योंकि हम लोग का जीवन दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम लोग कॉन्स्टेंटली अंडर कंट्रोल फील कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो फीलिंग, जो कल सर बात कर रहे थे कि अचानक ऐसा लगता है कि समाज में कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, एक इस तरह का एक इमेजिन्ड फियर रहता है। उसको मैं हमेशा कहता हूँ इमेजिन्ड फियर, कि हमको कोई आगे मार सकता है। तो हमको क्या करना है कि ये भी समझना है कि पूंजीवादी समाज क्या ये खतरा पैदा कर रहा है, या वास्तव में ऐसा खतरा है, क्या वास्तव में समाज से प्रेम गायब हो गया है, सौहार्द गायब हो गया है, कि हम लोग जो डिस्कोर्स में क्रिएट करें, मैंने जो भी क्रिएट किया, ये मैंने क्रिएट किया, इतना आपको डराया धमकाया जो भी किया, तो ये जो है क्रिएट किया, तो ये हमको समझना है। और हमको ये समझना है कि इससे हम कैसे लड़ सकते हैं। तो ब्रूनो लातूर सर ने ऑलरेडी उसका रेफरेंस दिया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि आपको हॉस्टिलिटी, डिस्कोर्स ऑफ हॉस्टिलिटी से डिस्कोर्स ऑफ लव की तरफ मूव करना, यानी जिसपे कि बामन बात करता है, हमारे में लिक्विड मॉडर्निटी कंसेप्ट नहीं बता पाया, छूट गया, तो वो जो आपको उसकी तरफ मूव करना है, और धीरे धीरे जो है क्वेश्चन सेशन में आ जाएगा। हाँ जी, तो धीरे धीरे हमको मूव करना है, और हमको कंपैशन, इसके मार्था नुसबाम और बहुत सारे जो पाश्चात्य विचारक हैं जो उसकी चर्चा कर रहे हैं, इनका कहना है कि भाई हमको कंपैशन की तरफ अपनी सोसाइटी को मूव करना। तो मुझे लगता है कि मेरा जो विचार है कि वो हिंदी की आधुनिकता, बंगाली की आधुनिकता, अरबी की आधुनिकता अगर कुछ है, जैसे एक बाद में आइडिया सर ने बहुत काम किया अल्टरनेटिव मॉडर्निटी का, राजकुमार सर का, उसे बात भी करेंगे, इसमें तो बिल्कुल नहीं चर्चा कर रहा हूँ। तो आधुनिकता जरूर देश और काल से प्रभावित होती है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो कहीं न कहीं होमोजेनाइटी की तरफ है, कहीं न कहीं मोनोलिथिक डिस्कोर्स क्रिएट करती है। और हम चाहें या ना चाहें, हम लोग भले भारतीयकरण की बात करें, लेकिन हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम लोग ग्लोबल मनुष्य बनने की तरफ हैं, और कॉस्मोपॉलिटन मनुष्य बनने की तरफ हैं, और परिवर्तन तो होगा ही, शाश्वत नियम है। ये हमको पहले से हमारे ग्रंथों में बता दिया गया है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो इन्हीं सब बातों से भी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।